नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही है कक्षा 8 संसाधन एवं विकास के पाठ नंबर 5 पर। आज हम चर्चा करेंगे उद्योग के विषय में। जानना आप लोगों के लिए काफ़ी रुचिकर होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कक्षा 8 में जो अगला पाठ है मानव संसाधन, इसी के साथ जो संसाधन एवं विकास है वो किताब पूरी हो जाएगी। उसके विषय में हम चर्चा पूरी कर चुके होंगे। इसके अगले पाठ पर जब हम होंगे, आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्या है उद्योग? जैसे कि आप जानते हैं कि अनेक प्रकार के उद्योग होते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि लिखने की जो अभ्यास पुस्तिका है जिसे आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह कितनी लंबी विनिर्माण प्रक्रिया के बाद आपके हाथ में पहुंचती है या आपके पास पहुंचती है? इसके जीवन की शुरुआत या नहीं, कागज़ बनाने की अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले वह किस प्रकार से बनाया जाता है। एक वृक्ष होता है, वृक्ष को काटा जाता है, काटने के बाद उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो लकड़ी मिल तक, लुगदी मिल तक पहुंचाई जाती है। लुगदी मिल में लकड़ी को संसाधित कर क्या किया जाता है, उससे कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। जब कास्ट लुगदी तैयार हो जाती है तो कास्ट लुगदी में रासायनिक द्रव के साथ कास्ट लुगदी में रासायनिक द्रव साथ में मिलाया जाता है और उसके बाद मशीनों द्वारा कागज के रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है। इतनी प्रक्रिया के बाद यह कागज क्या होता है, प्रेस में जाता है। प्रेस में जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल करके इसके पृष्ठों पर रेखाएं छपने का काम किया जाता है या नहीं, इसके पृष्ठों पर रेखाएं डाली जाती है। रेखाएं छापने में रासायनिक स्याही का प्रयोग किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंचती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक कापी या एक कागज़ तैयार किया जाता है। इसी के साथ साथ हाँ, यहाँ पर आप लोग चित्र भी देख सकते हैं कि कागज़ का पुनर्चक्रण कैसे किया जा रहा है। कागज़ निर्माण है, पुनर्चक्रण है, ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। आइए देखें। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप है या विनिर्माण है, इसमें कच्चे माल को क्या किया जाता है, लोगों के लिए अधिक मूल्य और उत्पादों के रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में, कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया 2 चरणों को प्रदर्शित करती है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ऊपर कि कागज़, लुगदी से कागज़ बनाया गया और कागज़ से फिर क्या बना, अभ्यास पुस्तिका बना। मतलब जो ये विनिर्माण कार्य है यह यहाँ पर 2 चरणों से होकर के गुजरा। या नहीं, कोई भी वस्तु अगर हम बनाते हैं तो विभिन्न क्रियाकलाप या प्रक्रिया या विनिर्माण माध्यमों से होकर के गुजरता है। आइए देखें, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्मण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात वस्तुओं उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। आप देख सकते हैं इस्पात उद्योग या लोहा उद्योग क्या है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। मतलब उससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। कोयला उद्योग की अगर बात करें तो इसे धरती से खनन करके निकाला जाता है, खनन उद्योग से संबंधित है। ऐसे ही अगर हम बात करें पर्यटन उद्योग की तो यह पर्यटन में सेवा देने से संबंधित क्या है, उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो उद्योगों का वर्गीकरण हम कच्चा माल है, आकार है, स्वामित्व है, इसके आधार पर कर सकते हैं। कच्चे माल कहने का मतलब है कि कच्चा माल जो हमें प्राप्त होता है, जैसे कृषि से प्राप्त होता है, साथ ही साथ
खनिज आधारित होता है और समुद्र आधारित होता है या वन आधारित होता है कच्चा माल। आकार के आधार पर देखें तो हम लघु आकार के उद्योग और बड़े आकार के उद्योग, उसी के साथ साथ हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को देखें तो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी जो सरकारी उद्योग हैं, साथ ही साथ निजी स्वामित्व के उद्योग यानी जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह का अपना अधिकार होता है, और सहकारी समिति के उद्योग, और साथ ही साथ यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले उद्योग भी पाए जाते हैं। ये देखें क्या है कच्चा माल उद्योग, जैसे कि आप लोगों ने देखा कच्चे माल के उपयोग के आधार पर हम कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, या समुद्र आधारित उद्योग हो, या फिर वन आधारित उद्योग हो, ये हो सकते हैं। अब कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। अब जो भी कृषि आधारित उद्योग होते हैं वो या तो वनस्पति का उपयोग करते हैं या जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण दीजिए। खाद्य संसाधन है, मतलब खाने की जो चीज़ें हैं, वनस्पति तेल है और सूती वस्त्र है, डेयरी उत्पाद है, चर्म उद्योग है, ये किससे आधारित उद्योग हैं? कृषि आधारित उद्योग हैं। वैसे ही अगर आप देखें खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग सबसे पहले तो यह एक प्राथमिक उद्योग है। प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कि खनिज आधारित उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो यह प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जो ये प्राथमिक उद्योग होते हैं ये क्या करते हैं? अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जबकि इन उद्योगों के उत्पाद से क्या होता है, अन्य उद्योगों का कार्य चलता है, पोषण होता है, मतलब अन्य उद्योग चलते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा आधारित उद्योग का उत्पाद है, यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, अयस्क प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों में क्या होता है, लोहा जैसे अयस्क के रूप में निकाला जाता है, उसके बाद उसका निष्कर्मण करके उसे लोहा का रूप दिया जाता है। और लोहा अनेक उद्योगों में आप देख सकते हैं कि जैसे भारी मशीनों बनाने के लिए, भवन निर्माण की सामग्री बनाने के लिए, रेल के डिब्बे बनाने के लिए आदि जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ही समुद्र आधारित उद्योग देखें हम, सागर और महासागरों में क्या होते हैं, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन या फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कच्चे माल का उपयोग करके उनसे अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आकार के आधार पर उद्योग। हमने देखा था कि जो उद्योगों का वर्गीकरण है कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर एवं स्वामित्व के आधार पर। हमने कच्चे माल के आधार पर देखा, अब उसके साथ साथ हम आकार के आधार पर देखेंगे। आकार के आधार पर अगर हम देखें तो उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों के निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई है, मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। अगर हम देखें बृहत आकार या लघु आकार के उद्योग, लघु आकार के उद्योग का कहने का मतलब है कि जिसमें
कम लोगों की ज़रूरत होती है और वो उसका उत्पादन भी एक कम स्तर पर करते हैं या नहीं, वस्तुओं का निर्माण कम करते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा टोकरी उद्योग है या टोकरी बुनाई है या मिट्टी के बर्तन बनाने हैं या हस्त निर्मित वस्तुओं को बनाना है, ये कुटीर उद्योग के उदाहरण है। इसमें कम लोगों की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन इसके विपरीत में जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें बड़े पैमाने पर क्या होती है, पूंजी की भी आवश्यकता होती है। पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। प्रश्न अगर पूछा जाए कि रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग किस प्रकार के उद्योग हैं, तो लघु पैमाने के उद्योग हैं। इसी प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, बृहत पैमाने के दो उद्योगों के नाम लिखिए। ऑटोमोबाइल है या भारी मशीनरी का उपयोग है, क्या करते हैं हम, बड़े पैमाने के उद्योग में इसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अनेक जो वस्तुएं होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, वो अनेक जगह से मंगाई जाती हैं या अनेक जो पार्ट्स होते हैं उसे जोड़ा जाता है, फिर जाके वो तैयार होता है। और साथ ही साथ इसमें पूंजी की भी आवश्यकता होती है और श्रम के लिए भी अधिक लोगों की आवश्यकता होती है और इसी प्रकार से भारी मशीनों के निर्माण के लिए भी कई लोगों की और विशेष तौर पर पूंजी की भी आवश्यकता होती है। आइए देखें उसके बाद हम स्वामित्व के आधार पर जो तीसरा वर्गीकरण था हमारा कि उद्योग किस प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर देखें तो हम या तो निजी क्षेत्र या नहीं एक व्यक्ति का या उस व्यक्ति समूह का उद्योग हो सकता है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र का देखें तो जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र का हम कह सकते हैं। और उसके बाद संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में भी इसे वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र का उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है या नहीं उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। मतलब राज्यों के द्वारा जो व्यक्ति वहाँ पर रखे जाते हैं उनके द्वारा होता है। और मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है, जबकि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। सरकार सहकारी क्षेत्र में जो उद्योग किए जाते हैं उसमें से जैसे कि कुछ लोग उसके माल को सप्लाई करते हैं और कुछ उससे उत्पाद बनाते हैं और कुछ उसमें जैसे कि पूर्तिकार मतलब जो चीज़ों की कमी रहती है उसको पूरा करते हैं। कामगार भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और इन सब लोगों के द्वारा इसे बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें हम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है, मतलब सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर देखें हम कि किसी व्यक्ति के पास गाय भैंसे हैं, उसने दूध दे दिया और साथ ही साथ किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए उसे स्टोर करने के लिए जगह है और साथ ही साथ उससे अनेक वस्तुएं जैसे पनीर है, बटर है इत्यादि चीज़ें बनाने की व्यवस्था है, तो वह उस काम को कर सकता है। साथ ही साथ कुछ लोग अगर इसे मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं तो वह इस काम को करेंगे। इस प्रकार से सहकारी क्षेत्र के काम चलते हैं, मतलब सब लोग उसमें मिलजुल करके क्या करते हैं, अपने उद्योग को स्थापित करते हैं। उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले
जो प्रमुख कारक होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कच्चे माल की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, पूंजी की भी आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता, संचार, परिवहन, भूमि और विद्युत, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी अ, उद्योग को प्रभावित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कक्षा 8 वालों से, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कच्चा माल है, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत। ये सब क्या हैं? उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखें वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या वे सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम में विद्युत उपलब्धता करा देती है और कम परिवहन लागत पर अन्य संरचना जैसे प्रोत्साहित करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी क्या हो, उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिकरण के लिए, कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले उस क्षेत्र में क्या चाहिए होते हैं? इनमें से कुछ चीज़ें तो चाहिए होती हैं। या तो वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता हो, और या तो वहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाए, या वहाँ पर भूमि सस्ती हो और विद्युत की व्यवस्था हो, या नहीं किसी डैम के आसपास हैं तो वहाँ से सस्ती बिजली मिल सकती है। और जो इसमें महत्वपूर्ण कारक होते हैं वो सबसे पहले पूंजी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी को खर्च करता है तो उसी के आधार पर कच्चा माल है या भूमि है या परिवहन की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को वह देख सकता है या उनकी व्यवस्था कर सकता है। स्वामित्व भी इसमें एक प्रमुख कारक होता है, क्योंकि उसी के आधार पर ये औद्योगिक तंत्र कार्य करता है। ये देखें औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। औद्योगिक तंत्र में देखें तो निवेश करना है, प्रक्रम है मतलब किसी चीज़ को बनाना है, और उसे निर्गत करना है मतलब उसे कैसे मार्केट में पहुंचाया जाए, ये सब है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। निवेश कहने का मतलब है कि निवेश किसी चीज़ का अगर हमें करना है, किसी चीज़ को बनाना है, तो उसके लिए हमें कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, और जहाँ पर वो चीज़ें बनाती हैं उसके लिए भूमि चाहिए और जल की उपलब्धता चाहिए, और वहाँ से परिवहन का माध्यम चाहिए, और विद्युत और अन्य क्या चाहिए वहाँ पर, जो भी ये उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं वो सब चीज़ें चाहिए। प्रक्रम कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को प्रसंस्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। प्रक्रम कहने का मतलब है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो उसको मानव के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए और उसे किस प्रकार से अधिक मूल्यवान बनाया जाए, यह प्रक्रम के माध्यम से किया जाता है। उसे कच्चे माल को क्या किया जाता है, किसी एक वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जाता है। निर्गत अंतिम उत्पाद है, इसमें अर्जित आय है। निर्गत मतलब उसे क्या कर सकते हैं हम, किसी उससे अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ बन गई है उद्योगों में या कंपनी में, उसे बाजार के माध्यम से उसे बेचा जाए और उससे आय क्या की जाए, अर्जित की जाए। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में हम देखें, कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश है। अगर हम उदाहरण लें यहाँ पर सूती वस्त्र का, तो यहाँ पर कपास है, मानव श्रम है और कारखाना है, परिवहन है, ये क्या है, लागत निवेश है। लागत निवेश है। जबकि प्रक्रमों में इसके क्या आता है, प्रक्रम मतलब इसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, ओटाई है, कटाई है, बुनाई है, रंगाई है, छपाई है, ये इसमें क्या है, प्रक्रम है। मतलब इतने काम इसमें करने पड़ते हैं। जबकि अगर हम देखें कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है, और उसे क्या कह सकते हैं हम, निवेश कह सकते हैं, उसे निर्गत करना पड़ता है। उसके बाद औद्योगिक प्रदेश, दुनिया में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जहाँ पर उद्योगों की स्थापना
की गई है। अनेक उद्योगों के लिए वह जाने जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश कहने का मतलब है कि जहाँ पर बहुत सारे उद्योग एक साथ होते हैं। देखें क्या है, कक्षा 8 एनसीईआरटी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी आसान नहीं से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं। वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। अनेक प्रकार के उद्योग ऐसे हैं कि उन्हें अनेक प्रकार के उद्योगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कि बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं या जो भी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं उसमें अनेक उद्योगों से क्या होते हैं, उसके छोटे पार्ट मिलते हैं। तो इसलिए एक दूसरे के निकट होने से वह अपनी जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं उन चीज़ों को जल्दी प्राप्त करते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका में है, पश्चिमी और मध्य यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में है और पूर्वी एशिया में है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। क्योंकि कोयला जिस क्षेत्र में होता है तो वहाँ पर ईंधन के रूप में उसे प्रमुखतया प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ उससे उसके जो परिवहन लागत होती है वो भी कम हो जाता है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हैं। इन्हें हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अहमदाबाद देखा हमने। भारत में जो अहमदाबाद है इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं या पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, भारत का काटिनोपोलिस किसे कहा जाता है? भारत का काटिनोपोलिस मुंबई को कहा जाता है। इसी तरीके से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ये प्रश्न आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का काटिनोपोलिस मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ऐसे ही अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश दिखाए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे जो इस कलश में है विश्व के औद्योगिक पट्टी हैं, जबकि औद्योगिक प्रदेश आपको काले रंग में दिखाए गए हैं। औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो ये है और औद्योगिक पट्टी यहाँ पर है। इसमें से आप देखें कनाडा क्षेत्र में आप देखें तो कनाडा में मॉन्ट्रियल है, अखबारी कागज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आप देखें क्यूबेक जलपोत निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हैमिल्टन है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। ओटावा है कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ यूएसए के क्षेत्र में अगर हम देखें, कनाडा के नीचे आके यूएसए वाले क्षेत्र में देखें तो यूएसए में भी काफ़ी उद्योग हैं। यहाँ पर सिएटल है, वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। डेट्राइट है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग है, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसे ही अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स की अगर बात करें तो वह मांस एवं डेयरी उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आप देखें ब्राज़ील के तट में अनेक उद्योग हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में भी अनेक उद्योग हैं। जबकि उद्योगों का कारखाना अगर हम कहें तो यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पर अनेक उद्योग पट्टियाँ और उद्योग केंद्र आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप के उद्योग पट्टियाँ हैं। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे जब विश्व भूगोल या नहीं विश्व के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के विषय में चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं भारत में ये मुंबई
थाने वाला क्षेत्र है या गंगा घाटी में उत्तर प्रदेश या जो कानपुर क्षेत्र है यहाँ पर ये औद्योगिक प्रदेश दर्शाए गए हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखें कोरिया है, जापान है, शंघाई है, चीन है और जावा है। ये सब क्षेत्र क्या हैं, उद्योगों के प्रमुख केंद्र हैं और इसके विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे। आइए देखें औद्योगिक विविधता। कभी कभी क्या होता है कि इन उद्योगों को संचालित करने में अनेक समस्याएं आती हैं। ऐसे ही एक समस्या या ऐसे ही एक विविधता के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। 3 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल में क्या था, एक उद्योग दुर्घटना हुई थी। तकनीकी विफलता या संकट के उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित हुई थी एक आपदा। कब? भोपाल गैस त्रासदी कांड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। लगभग 12:30 बजे यह घटित हुई थी, जब सारे लोग सोए हुए थे। इसने त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोनाइट MIC गैस का रिसाव हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ। भोपाल गैस त्रासदी कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुआ। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ वो विषैले गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के फैल जाने से हुआ, उसके रिसाव से हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई। हजारों लोग इसमें बच गए। वो आज भी क्या हैं, जो लोग बचे वो घायल हुए और बचे, लेकिन वो लोग आज भी अनेक बीमारियों से, जैसे अंधापन है, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति है या आंत्र स्रोत विकृतियां हैं, इनसे पीड़ित हुए। मतलब कहने का मतलब है कि उद्योगों से जो नुकसान है वो किस स्तर से होते हैं। अगर हम भोपाल गैस त्रासदी का यहाँ पर उदाहरण लें तो यहाँ पर लगभग जो सरकारी दस्तावेज है उसके आधार पर 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जबकि अगर देखें तो यह आंकड़ा निश्चित तौर पर इससे काफ़ी आगे होगा और लाखों की संख्या में लोगों में क्या हो गया, बीमारियां उत्पन्न हुई, जिसमें अंधापन है, प्रतिरक्षा है और आंतों से संबंधित अनेक रोगों से उन्हें क्या करनी पड़ी होगी, समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। अभी भी लोग समस्या से ग्रसित हैं, इन समस्याओं से ग्रसित हैं। उसके साथ साथ 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कार्यो चोगागिंग में भी गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हुई और 9,000 लोग क्या हो गए, इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और इन स्थानों में भी क्या हुए, लगभग 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। कहने का मतलब है उद्योगों से जहां एक और लाभ है, उससे अगर देखें तो उनको अगर हम विपदा के भी वो कारण बन सकते हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण हम लोगों ने देखे। और जोखिम कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग या दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना के बारे में या विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब उससे किस प्रकार से बचना है। वहाँ आसपास में रहने वालों लोगों को उसकी जानकारी देनी चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए और साथ ही साथ विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए कि किस सीमा तक
उस उन्हें रखना है और साथ ही साथ उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के भी उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। उद्योगों का वितरण अगर हम देखें तो उद्योगों के वितरण में हम आगे देखेंगे, जिसमें अनेक प्रकार के उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग है और साथ ही साथ हम जानेंगे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है। अनेक उद्योगों के विषय में हम जानेंगे, कृषि उद्योग है। इन सब पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे, क्योंकि कक्षा 8 वालों की दृष्टि से देखें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होते चला जा रहा है। आशा करता हूँ कि जो भी चर्चा हमने की आप लोग उसे समझ पाए होंगे। जैसे ही हम अगला भाग इस पर चर्चा करेंगे अगले भाग पर, तो ये पाठ हमारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।